हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो युद्ध सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जहाँ पर आपका प्रतिद्वंदी कोई आपका करीबी हो। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जीवन का पूरा संघर्ष कहीं ना कहीं अपने करीबियों से और अपने समाज के लोगों से लड़ते लड़ते गुजरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के पुरोधा राजा राममोहन राय जी के बारे में। आज उनका जन्मदिन भी है तो सोचा क्यों ना उनके जीवन की कुछ घटनाओं को याद किया जाए। रॉय साहब का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। बंगाल में एक ज़िला पड़ता है हुगली, और हुगली के अंदर एक छोटा सा गांव है राधापुर। इनके पिताजी का नाम था रमाकांत रॉय, जो वहाँ के जमींदार थे, और माताश्री का नाम था तरनी देवी। रॉय साहब का जन्म एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अपनी बिल्कुल परंपरा के साथ और अंधविश्वासी कुरीतियों के साथ जुड़ा हुआ था। हमारे भारतीय समाज में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी हाँ, बचपन से ही रॉय साहब प्रतिभाशाली थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई, और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने बंगला भाषा में और संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली। जब तक 9 साल के हुए तब तक बंगला और संस्कृत का अच्छा खासा नॉलेज रॉय साहब को हो गया। अब गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी तो पिताजी ने पढ़ने के लिए पटना भेज दिया। पटना में पहुंचे तो वहाँ पर एक मदरसे में पढ़ाई की और वहाँ पर 2 लैंग्वेज यानी कि 2 भाषाएं और सीख ली, एक फ़ारसी और एक अरबी। पटना में पढ़ने के दौरान राय साहब ने कई धर्मों के बारे में भी अध्ययन किया और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया कि कौन से धर्म में क्या अच्छाई है, कौन से धर्म में क्या बुराई है, ये सब पढ़ने को मिला। और रॉय साहब के अंदर एक स्वाधीन चिंतन जगा। स्वाधीन चिंतन मतलब अपने हिसाब से सोचना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब के बारे में सोचना और फिर कुछ डिसीजन लेना। ये सारी विचारधारा रॉय साहब के अंदर जन्म ले गई। 15 साल के जब रॉय साहब हुए तो लौटकर अपने गांव पहुंचे। जब लौटकर गांव पहुंचे तो दिक्कत ये हुई कि गांव में एक रूढ़िवादी परिवार है जो अपने अंधविश्वासी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और रॉय साहब की अब विचारधारा एकदम स्वतंत्र हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस रूढ़िवादी परिवार और एक स्वतंत्र विचार के बालक के बीच कहीं ना कहीं डिफरेंस आना या लड़ाई होना स्वाभाविक थी। राय साहब ने इन समाज की कुरीतियों के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर निबंध लिखना शुरू किया। राय साहब अपने निबंध में लिखते थे कि ईश्वर एक है, और अगर आप इन अंधविश्वासों के साथ और सामाजिक कुरीतियों को आंख बंद करके देखते रहेंगे तो आप अज्ञानता से भरे हुए हैं। एक ही अस्तित्व है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, यानी कि एक ईश्वरवाद का सिद्धांत कहीं ना कहीं राय साहब ने दिया। अब घर में इतनी मूर्तियां रखी थी, इनकी माताश्री कई सारी मूर्तियों की पूजा करती थी, कई सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, और लड़का ये कह रहा है कि नहीं ईश्वर एक है, तो कहीं ना कहीं घर में कलेश होना स्वाभाविक है। तो घर में इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं तनाव बढ़ा कि राय साहब को घर छोड़ना पड़ा। 16 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये तिब्बत चले गए। इनको लगा शायद तिब्बत में बौद्ध धर्म है, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सामाजिक कुरीतियों को नहीं जुड़े होंगे या इतने ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं होंगे, तो ये तिब्बत चले गए। तिब्बत पहुँचने के बाद रॉय साहब को मालूम पड़ा कि यहाँ भी वही हाल है, यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं अपने अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी प्रथाएँ हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो राय साहब ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, तो तिब्बत के लोगों ने लौट के मारने का प्लान बना लिया राय साहब को। कुछ स्त्रियों ने उनको बचाया। तो तिब्बत से बड़े कड़वे अनुभव लेकर राय साहब बनारस वापस आए। बनारस आने के बाद राय साहब को एक बात समझ में आ गई कि भारत में अगर आपको कोई सामाजिक सुधार करना है तो सबसे पहले शिक्षा लेना ज़रूरी है, क्योंकि तर्क के आधार पर ही आप विजय पा सकते हैं, बिना तर्क के आधार पर आप विजय नहीं पा सकते। तो बनारस में रहकर पढ़ना शुरू किया, कई सारे वेदों का अध्ययन किया, उनको बंगला में लिखना शुरू किया। 5-6 उपनिषद को उन्होंने बंगला में कन्वर्ट भी किया। और धीरे धीरे जब 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद जब थोड़ा सा एजुकेशन अच्छी हुई तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छा, अब संस्कृत लैंग्वेज पहले से ही आती थी, बंगला पहले से ही आती थी, पटना में आपके फ़ारसी और अरबी सीखी ही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी ज्वाइन की तो वहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर थे जॉन डिग्बी के अंडर में काम करना शुरू किया, तो इन्होंने अंग्रेजी का भी ज्ञान ले लिया। तो कई सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान इनको होता जा रहा था और सामाजिक कुरीतियाँ कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। ऐसे में राय साहब के साथ एक घटना घटी जिसने कहीं ना कहीं राय साहब को समाज सुधारक बनाया। 1811 में राय साहब के बड़े भाई थे जगमोहन, उनका अचानक से निधन हो गया।
अब जैसे ही राय साहब के बड़े भाई का निधन हुआ तो उनकी पत्नी को घर वाले सती बनने के लिए विवश करने लगे। सती प्रथा में वही होता है कि अगर किसी पति का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता है। एक तरीके से इसको आप हत्या कह सकते हैं। तो घर में दो विचार आ गए। घर पूरा परिवार कह रहा है कि भाई जो उनकी पत्नी है उनको सती होना है। राजा राम मोहन राय ने समझाने की कोशिश की कि ये एक तरीके से अन्याय है, एक तरीके का कहीं ना कहीं हत्या है। कई बार समझाने के बाद भी परिवार के लोग नहीं माने। इनकी भाभी को इनके भाई की चिता के साथ ज़बरदस्ती बांधा गया और उनको ज़बरदस्ती सती बना दिया गया। इस घटना का कहीं ना कहीं राय साहब के जीवन पर बड़ा असर हुआ और वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सती प्रथा कहीं ना कहीं समाज को ख़त्म कर देगी, इसलिए इसका ख़त्म होना ज़रूरी है। अब राय साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की चाकरी भी कर रहे थे और यहाँ दिमाग में कहीं ना कहीं समाज सुधार जन्म ले चुका था। तो इस नौकरी के साथ समाज सुधार पॉसिबल नहीं था। तो 1814 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ी और पूरी तरीके से समाज सुधार में लग गए। 1814 में जैसे ही उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने बंगाल में एक छोटी सी समिति बनाई जिसको आत्मीय सभा बोला और इस समिति के अंदर उन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत देना शुरू किया और सती प्रथा के विरोध में बोलना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी। भारतीय महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी, द एनरोचमेंट ऑफ द राइट ऑफ द हिंदू वुमेन, या भारतीय महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन, ये किताब उन्होंने लिखी। और कई सारे अखबार चलाने शुरू किए। जैसे उन्होंने फ़ारसी लैंग्वेज में एक अखबार चलाया मिरात उल अखबार, या बंगाली लैंग्वेज में एक अखबार चलाया जिसका नाम था सुमुद कौमुदी, या फिर इन्होंने एक और अखबार चलाया, बड़ा इंटरेस्टिंग अखबार था बंगदूत। बंगदूत इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये 3 लैंग्वेज में लिखा जाता था, यानी कि एक ही अखबार के अंदर 3 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी। उसमें फ़ारसी भी यूज़ की जाती थी, उसमें हिंदी भी यूज़ की जाती थी और उसमें बंगला भी यूज़ की जाती थी। तो ऐसे कई सारे काम इन्होंने किए। राय साहब का कहना था कि आप जब तक मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं देंगे तब तक आप समाज का विकास नहीं कर सकते, और इसीलिए इन्होंने हिंदू कॉलेज के लिए भी संघर्ष किया और 1817 में कहीं ना कहीं डेविड हैरी के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई कलकत्ता के अंदर। राय साहब ने 20 अगस्त 1828 को सभा बनाई जिसको आपने ब्रह्म सभा कहा, बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इस ब्रह्म समाज ने कई सिद्धांतों को दिया, जैसे एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को दिया, कास्ट को या जातिवाद को ख़त्म करने की बात की और सती प्रथा का विरोध किया। ऐसे सारे सिद्धांत ब्रह्म समाज ने दिए। जैसे जैसे समय बढ़ा अंग्रेज़ों को भी समझ में आया कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रही है, और एक बड़ी सफलता राय साहब को मिली 4 दिसंबर 1829 को, जब भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक साहब ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया कि सती प्रथा एक तरीके से अपराध होगा और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। जैसे ही सती प्रथा के लिए कानून बना, अब कुछ लोगों ने तो इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग जो थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि सती प्रथा ख़त्म हो, तो उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया। उन्होंने एक नया कहीं ना कहीं एक नई कमेटी बना ली जिसको धर्म सभा नाम दिया। इस धर्म सभा ने पैसे इकट्ठे करना शुरू किए और अपनी शिकायत लिखकर भेज दी इंग्लैंड प्रीव्यू कमेटी को कि नहीं, सती प्रथा एक समाज का अंग है और इसको ख़त्म नहीं करना। राय साहब भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इस धर्म सभा के अगेंस्ट में अपनी प्रीव्यू कमेटी को रिपोर्ट दी और अंत में राय साहब की जीत हुई। तो यहाँ से सती प्रथा विरोधी कानून बना, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा समाज और कई सारे बड़े बड़े समाज के लोग और घर के लोग राय साहब से चिढ़ गए और राय साहब के ऊपर केस कर दिया। अचंभे की बात तो ये थी कि ये केस उनकी माताजी ने खुद किया। केस को भी राय साहब ने जीता और केस को जीतने के बाद अब राय साहब समाज सुधार के काम में लगे थे। तो ऐसे में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के ऊपर भी अत्याचार कर रही थी। वो भारतीयों से अवैध टैक्स की वसूली करती थी, अवैध नमक की वसूली करती थी, या फिर विदेशी कपड़ों के इस्तेमाल के लिए जोर डाला जाता था। ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो भारत की कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही थी। और राय साहब चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमको स्वाधीनता भी मिले और हम उस स्वाधीनता का मतलब भी समझें और हमारा आर्थिक ढांचा भी मजबूत हो। राय साहब ये चाहते थे और इस बात को वो लंदन तक पहुंचाना भी चाहते थे। और किस्मत से राय साहब को ये मौका भी मिला।
दिल्ली के जो बादशाह थे अकबर द्वितीय, उनको प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनको सालाना हर्जाना देती है वो कहीं ना कहीं कम था। तो दिल्ली के बादशाह चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति इंग्लैंड या ब्रिटेन जाए और कहीं ना कहीं हर्जाने की बात करे, उसको बढ़ाने की बात करे। तो उन्होंने इसके लिए राजा राम मोहन राय साहब को आमंत्रित किया कि आप हमारी तरफ से इंग्लैंड जाइए। राजा राम मोहन राय चाहते भी थे कि वो इंग्लैंड जाए, तो अकबर द्वितीय की तरफ से वो इंग्लैंड पहुँचे और अकबर द्वितीय ने ही उनको राजा की उपाधि दी। जब राय साहब इंग्लैंड पहुँचे तो लिवरपूल में इनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। 7 सितंबर 1831 को राय साहब की मुलाकात ब्रिटेन के महाराज विलियम IV से भी हुई। उन्होंने इनको लंदन ब्रिज में आने का मौका भी दिया। वहाँ की संसद में भी राय साहब को बोलने का मौका मिला, जहाँ पर राय साहब ने आर्थिक सुधारों के बारे में बात की कि भारत में क्या क्या आर्थिक कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इसके साथ साथ राय साहब ने 26 दिसंबर 1831 को ब्रिटेन की संसद को एक लेटर लिखा फ्रांस जाने के लिए। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि पूरा मानवता एक विशाल परिवार है और कई सारे राष्ट्र और कई सारी जातियां इस विशाल परिवार की छोटी छोटी शाखाएं हैं। हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इन राष्ट्रों के झगड़ों को सुलझा सके, इनके बीच अमन चैन ला सके, और यही विश्व शांति का एकमात्र उपाय है। यानी कि उस वक्त राजा राम मोहन राय साहब ने कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र की बात बोली कि हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इन देशों को इकट्ठा रख सके। तो इस तरीके की विचारधारा राजा राम मोहन राय के साथ थी। वहाँ जाकर इन्होंने अकबर द्वितीय के लिए भी काम किया, उनका 3 लाख का हर्जाना भी बढ़ाया गया। तो ये सारी काम उन्होंने किए। इंग्लैंड में जब राजा राम मोहन राय साहब थे तो उनकी तबीयत भी वहाँ पर ख़राब रहने लगी और 7 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय साहब का निधन हुआ इंग्लैंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति का हमारे देश में निधन ना होते हुए ब्रिटेन में निधन हुआ। वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में इनके एक दोस्त थे देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, जो 1842 में लंदन गए। वहाँ पर उनकी हड्डियों के ऊपर उन्होंने एक जगह स्थापित करवाया और स्मारक बनवाया। आज हमारे समाज को कहीं ना कहीं ऐसे समाज सुधारकों की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक और धार्मिक उन्माद है, इसको रोकने के लिए ऐसे समाज सुधारकों का समाज में होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।